Very good afternoon, my dear students, and welcome you all to the channel Productive Studies Social Science with Sheetal Ma'am. आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, राइट. लेकिन चैप्टर में डायरेक्टली कूदने से पहले आपको इसका थोड़ा सा बेस क्रिएट करना ज़रूरी है, ताकि आपको ना सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या फिर आने वाला जो और दूसरा चैप्टर है आपका नाजिज्म, द राइज ऑफ हिटलर, वो भी समझने में आसानी होगी, राइट. देखिए, सबसे पहले आपको ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि नॉट ओनली विद रेफरेंस टू सोशल स्टडीज़ but with reference to all the other subject, you must understand that what you are studying in class 9th, that is going to be the base of your 10th class entirely, whether it is Hindi, whether it is mathematics, English और सोशल साइंस फॉर दैट मैटर. अब देखिए, 9th क्लास का जो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 9th क्लास में आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि 10th क्लास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. आपकी इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हेल्प करेगी आपको उस चैप्टर को भी समझने में. उसी तरीके के इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको आगे जो 9th में ही आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है रशियन रेवोल्यूशन, उसको समझने में भी मदद करेगी. तो जैसे आपने ज्योग्राफी में देखा कि बहुत स्पेसिफिक ज्योग्राफी है, उसी तरीके से आप देखिए कि जब आप 9th क्लास में हिस्ट्री करेंगे ना, तो 8th तक आपने हिस्ट्री के अलग अलग फेजेस को पढ़ा, जिसमें आपने पहले एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा, फिर मेडिवल हिस्ट्री को भी पढ़ा, और लास्टली 8th क्लास में आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा, जहां पर आपने इंडिया विद रेफरेंस टू ब्रिटिश रूल, राइट, वो आपने पढ़ा है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया में आए, उन्होंने कॉन्कर किया, डोमिनेट किया, मोर देन 200 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली फॉर 200 ईयर्स तक इंडिया को रूल किया, एंड देन हाउ इंडिया स्ट्रगल्ड and agitated a war against Britishers to ultimately throw them out from the country in 1947. So, वहाँ तक आप you were concerned about India's history. Now, when you enter into class 9th and 10th, you will be talking about and you will be studying about वर्ल्ड हिस्ट्री. आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि किस तरीके से, आप देखिएगा कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस कहाँ से जानी जाती है, किस तरीके से एक छोटा सा रिवोल्ट जो कि एक छोटी कंट्री फ्रांस में अकर किया, और उस रिवोल्ट ने कैसे पूरी की पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री को चेंज कर दिया. यू टर्न माना जाता है इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री की रेफरेंस में फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन को, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस है जिन्होंने पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया, राइट. हम फ्रेंच रेवोल्यूशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में आप समझोगे कि अल्टीमेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर किया क्यों. इज इट क्लियर? लेकिन अभी हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं एज अ चैप्टर, एज अ टॉपिक, और एज अ रिफॉर्म दैट अकर्ड इन वर्ल्ड हिस्ट्री. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो एक लेगेसी था, एक पूरी इंस्पिरेशन थी, जिससे कि अलग अलग कंट्रीज इंस्पायर हुई फ्रांस में जो रेवोल्यूशन अकर किया, और उन्होंने देखा कि एक छोटी कंट्री जब अपने आप को इस तरीके से लिबरेट कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. आपने देखा ना कि ब्रिटिशर्स हैं, डच है, ये लोग अलग अलग जगह पे कॉलोनाइज करते थे डिफरेंट कंट्रीज को, तो इनसे किस तरीके से लिबरेट किया सब हर कंट्री ने अपने आप को. एंड नॉट ओनली ब्रिटिशर्स और डचेस वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, हम यहाँ पे मोनार्कियल रूल की बात कर रहे हैं मेनली, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या रशियन रेवोल्यूशन हो, आपको सोसाइटी का सेटअप समझना बहुत जरूरी है चैप्टर्स में जाने से पहले. तो आप इस बात को समझिए, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आपके समझ में आ जाएगी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म इन यूरोप जो आप 10th क्लास में करोगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली ये रिवोल्ट्स अकर क्यों किए. अब देखिएगा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर किया उससे पहले सोसाइटीज किस तरीके की थी. इंडिया की रेफरेंस में भी आप देखेंगे वही सिमिलर पैटर्न्स आपको नजर आएंगे. सोशल जो सेटअप है, जो हायरार्कियल सेटअप है सोसाइटी का, दैट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. क्लियर? कि जो सोसाइटी थी वो इस तरीके की थी
कि वहां पे कुछ ही लोगों को प्रिविलेजेस दी जा रही थी, और वो कुछ लोग या तो धर्म कर्म के काम से जुड़े हुए लोग थे क्योंकि उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी सोसाइटी में, या फिर वो रॉयल फैमिलीज या किंग हिमसेल्फ, राइट, किसी भी तरीके से जो रॉयल फैमिलीज से जुड़े हुए लोग हैं उनके, और जो धर्म कर्म के काम में जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की सोसाइटी में रिस्पेक्ट थी, और उनके अलावा जो लोग थे सोसाइटी के उनको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। क्लियर? और जब आप देखेंगे कि जब आप पढ़ोगे, चैप्टर्स को पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो लोग डोमिनेट कर रहे हैं वो प्रीडोमिनेटली पॉपुलेशन में बहुत कम है, और जिनको डोमिनेट किया जा रहा है वो पॉपुलेशन में ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है ना कि जब ज्यादा लोगों को कम लोग डोमिनेट करेंगे तो वो कितनी देर तक डोमिनेंस उनकी सहेंगे। तो अल्टीमेटली ये रिवोल्ट अकर करते चले गए, वन आफ्टर द अदर। हर कंट्री ने अपने आप को लिबरेट किया। इज इट क्लियर? ये एक तरह का जैसे कहते हैं ना रिफॉर्म्स क्या होते हैं, अपने आप में जब सोसाइटी बदल रही है तो उन्हें रिफॉर्म्स कहा जाता है। तो ये एक तरह का रिफॉर्म था जो सिर्फ जो अकर चाहे फ्रांस में सबसे पहले हुआ, लेकिन वो फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को उसने जो है अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। और इन फ्रांस से इंस्पायर होके हर छोटी बड़ी कंट्री ने अपने आप को डोमिनेट किया और पार्लियामेंट्री या फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की जो है कोशिश की गई। और ऐसा क्यों चाहते थे लोग कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो है लिबरेट होना है? अब देखिए, छोटी सी बात को समझना है कि आज हम क्लियर कट बाउंड्रीज देख सकते हैं। हर कंट्री की अपनी बाउंड्री रहती है, अपने जो है बॉर्डर फ्रंटियर्स के अंदर उस कंट्री को कहा जाता है, और वहां उस कंट्री में रहने वाले लोगों को उसके सिटीजन्स कहा जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकर करने से पहले ना तो कोई कंट्री जैसा टर्म यूज किया जाता था और ना ही सिटीजन्स हुआ करते थे। जो लोग जिस चीज को जानते थे वो थे रीजन्स, और इनमें रूल करने वाले किंग्स, और इनकी प्रजा को जो है उन्हें मेयरली सब्जेक्ट्स कहा जाता था। The people were not citizens of any country, they were only considered as subjects to the king. अब रीजन का क्या कॉन्सेप्ट है? बाउंड्रीज नहीं होती थी, इस तरीके से कुछ रीजन्स एग्जिस्ट करते थे जिसके अंडर यहाँ पर एक किंग का राज है, यहाँ पे दूसरे किंग का राज है, ये एरिया एक किंग के अंडर है, ये एरिया दूसरे किंग के अंडर है। अब अगर इस किंग ने इसको हरा दिया तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा किंगडम इस किंग का हो जाएगा और उसकी प्रजा भी उसके अंडर आ जाएगी। सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट को लोग जानते थे कि ये हमारा राजा और हम इनकी प्रजा। जिस राज्य ने दूसरे किंगडम को हरा दिया तो वो एनेक्स करके अपने किंगडम में उसको शामिल कर देता था। तो मेनली जो है पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन चलती थी, सिटीजनशिप और कंट्री जैसा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था। अगर उस पर्टिकुलर एरिया का राजा अच्छा है तो उसकी प्रजा खुश रहेगी, अगर वहां का राजा अच्छा नहीं है तो प्रजा जाहिर सी बात है खुश नहीं रहेगी। तो ऐसे ही कुछ सर्कमस्टांसेस जो हैं यूरोप में भी देखने को मिले। सबसे पहले फ्रांस में जो है रेवोल्यूशन अकर किया, जहां पे मोनार्कियल रूल के अंडर लोग खुश नहीं थे, और जो खुश नहीं थे वो मेजॉरिटी में थे, जो डोमिनेट कर रहे थे वो माइनॉरिटी में थे, इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर किया। इज इट क्लियर? दिस इज नॉट द सोल रीजन। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको उसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हर तरह के रीजंस जो हैं आप जानोगे, जिस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर किया। और अल्टीमेटली जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इंस्पायर किया वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज को, उस वक्त कंट्रीज नहीं थी, वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स को, कि वो भी अपने आप को लिबरेट करें, अपने राइट्स के लिए लड़े, अपने अधिकारों को जाने और उनको यूज करें, अपने राइट्स को मांगे जो भी आपको रूल कर रहा है। इज इट क्लियर?
तो इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन के तौर पे पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। इसी टाइम पे आप देखोगे कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर कर रहा था, इसी टाइम पे और प्रोसेसेस भी वर्ल्ड में चल रहे थे, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर? अब इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर करी तो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा, तो ये रिफॉर्म्स जो हैं सारे के सारे पैरेलल चल रहे थे, जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड का एक नया फेज जो है देखने को मिला, जिसमें हम डेवलपमेंट को अब हम विटनेस कर पा रहे थे। Is it clear? So basically, French Revolution is the chapter that tells you about the monarchical rule that was prevalent, people not being happy under the monarchical rule, and ultimately this monarchical rule was overthrown and establishment of parliamentary or democratic form of government was taking place. Is it clear? Let us move further. चैप्टर ले लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द स्ट्रॉमिंग ऑफ बेस्टाइल। अब बेस्टाइल क्या है और उसको क्यों स्ट्रॉम किया जा रहा है, इज इट क्लियर? आप देखिएगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ना, वो बैकग्राउंड से शुरू होता है, राइट? जो चैप्टर की बिगिनिंग है जिसमें स्ट्रॉमिंग ऑफ बेस्टाइल के बारे में बात किया जा रहा है, वो आपको जैसे मूवी स्टार्ट होती है और वो फ्लैशबैक से शुरू होती है ना, उसी तरीके से आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर भी फ्लैशबैक से शुरू होता है। ये चैप्टर शुरू हो रहा है, एक किले पे आक्रमण किया है फ्रांस की जनता ने, क्योंकि ये फ्रांस की जनता में जो है एक र्यूमर फैला है कि जो फ्रांस का राजा है वो कुछ फौज लेकर आया है और वो आम जनता पे गोलियां जो है वो बरसाने वाला या उनको मारने वाला है। तो आम जनता ने डिसाइड किया कि हम अपनी एक पीपल्स मिलिटा, जिसे कि पीपल्स की आर्मी, लोगों की आर्मी कहा जाता है, कि हम अपनी एक आर्मी तैयार करेंगे, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो हम वो जो आर्मी उन्होंने तैयार की है, वो बहुत सारे लोग इकट्ठे होके भाग रहे हैं इधर से उधर फ्रांस में, पेरिस की ये बात है, भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और हर जगह पे वो आर्म्स और एम्यूनेशन ढूंढ रहे हैं, मतलब अपने आप को बचाने के लिए वेपन्स ढूंढ रहे हैं। तो बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वो लोग गए जहाँ पे उनको वेपन्स नहीं मिले, और फिर वो अल्टीमेटली पहुंचते हैं बेस्टाइल के किले में। बेस्टाइल का जो किला है उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये एक फोर्ट है, आपको पता है फोर्ट किला होता है, तो ये एक फोर्ट है जहाँ पे जो बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल्स होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, उनको रखा जाता है। तो बेस्टाइल की जो है एक छवि है, एक इमेज क्रिएट हुई है लोगों के दिमाग में कि बेस्टाइल को जो है डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, डिस्पोटिक पावर मीन अनरूल्ड, डिस्पोटिक पावर मीन्स अनचेक्ड, के राजा के जो पावर्स है उसको कोई चेक नहीं कर सकता, एब्सोल्यूटिस्ट है राजा, उसने जो कह दिया वो फाइनल है। तो डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग को सिंबलाइज करता था बेस्टाइल का ये किला, जहां पे ड्रेडेड क्रिमिनल्स को जो है पनिशमेंट के तौर पे यहाँ पे रखा जाता था। तो लोग जब भाग रहे हैं इधर से उधर एम्यूनेशन ढूंढते हुए, उन्हें ये लगता है कि भाई और हमें चाहे कहीं वेपन मिले ना मिले, यहाँ इस किले में हमें जरूर वेपन्स मिलेंगे। तो उन्होंने इस किले पर जो है हमला कर दिया, और यहाँ पे कुछ एक कैदी बंधे हुए थे, 6-7 कैदी बंधे हुए थे, उनको भी छोड़ दिया, उनको भी रिलीज कर दिया। जो भी उनके आगे यहाँ पर आया उनको मारा, कुछ इनको हथियार मिले, और इस बिल्डिंग को है जो है पूरे तरीके से डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब इसकी जो डिस्ट्रक्शन है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ किला ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल का जो किला है उसके गिरने का भी एक महत्व है। जब वो गिरा है तो उसको कहीं ना कहीं सिंबलाइज किया गया है कि डिस्पोटिक रूल ऑफ किंग जो है वो खत्म हो गया है, मतलब कि जो क्रूरता भरा रूल था वहां के राजा का, उसको उसके गिरने को, बेस्टाइल के किले के गिरने के साथ उसके रूल को गिरने को दर्शाया गया है। इसलिए ये इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर की बिगिनिंग जो है वो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल से ही की गई है। इज इट क्लियर? स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल देख लेते हैं। Storming of Bastille. Soon after the demolition of Bastille, artists made prints
कमेमोरेटिंग द इवेंट, राइट, कि ये एक प्रिंट जो है तैयार किया गया है जब किला गिराया गया, उसके बारे में ये एक प्रिंट तैयार किया गया है। और आप देखिएगा कि जब किला जैसे गिरता है तो उसके कुछ रिमिनेंट्स रहते हैं ना, जो पीछे बच जाते हैं, उसके जो टुकड़े हैं, दीवारों के टुकड़े हैं, वो टुकड़े जो है बाद में मार्केट में बेचे गए और उनको लोग खरीद कर अपने घरों में रख रहे थे। उनको खरीदा जा रहा था एज अ सुवेनियर। सुवेनियर क्या होता है? हम कहीं किसी ऑफिशियल इनॉग्रेशन पे जाते हैं, कहीं हमें किसी फंक्शन पे इनवाइट किया जाता है एज अ चीफ गेस्ट, तो हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ टोकन दिया जाता है ना, रिमेम्बरेंस के लिए कि आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो वहाँ पे कोई टोकन दिया जाता है, कोई सुवेनियर दिया जाता है जिसको हम घर पर रखते हैं अपनी एक याद की तरह। तो उसी तरीके से आप देखोगे कि बेस्टाइल के किले के जो दीवारों के जो टुकड़े हैं, जो इसका मलबा है, उसे बाजारों में बेचा जा रहा था और लोग उसे खरीद कर अपने घर पर रख रहे थे एज अ सुवेनियर, क्योंकि वो जो टुकड़े हैं, जो मलबा है उसका, वो दर्शा रहा है कि डिस्पोटिक पावर जो है, किंग का जो अनचेक्ड रूल है, वो अब गिर चुका है। तो चैप्टर की शुरुआत जो है स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल से की जाती है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, राइट। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द बैकग्राउंड बताई जा रही है यहाँ पे कि मॉर्निंग की बात है, ये 14 जुलाई 1789 को सिटी ऑफ पेरिस में हुआ है। ये वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब है कि बहुत ही चौकन्ने हुए हुए थे लोग। क्यों चौकन्ने हुए हुए थे और कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। क्लियर? चौकन्ने क्यों हुए थे? द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Is it clear? जैसे मैंने आपको बताया कि पेरिस में अलार्मिंग सी सिचुएशन हुई है 14 जुलाई 1789 को, क्योंकि कुछ रूमर्स सुनने को मिले हैं कि किंग जो है वो अपने कुछ कमांडेड ट्रूप्स, अपनी जो सेना की टुकड़ियों के साथ जो है वो आम जनता पर गोलियां बरसाने वाला है, उनको मारने वाला है। ऑर्डर ओपन फायर अपॉन द सिटीजन. Some 70,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form People's Militia. People's Militia का मतलब है People's Army. लोगों की अपनी खुद की बनाई हुई आर्मी जो है उन्होंने तैयार की. अराउंड 7,000 men and women. 7,000 औरतें और जो पुरुष हैं वो लोग पेरिस की सड़कों पे एक जगह पे जमा हो रहे हैं, जो कि आपका कहाँ पे था? इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल. टाउन हॉल एक जगह है पेरिस में, वहां पे ये लोग सब इकट्ठे हुए और इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने लिए खुद लड़ेंगे. They broke into number of government buildings in search of ammunition, arms and ammunition. मतलब वेपन्स के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इन्हें वेपन्स तो चाहिए थे, तो इन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे जो है छापे मारे या उनमें घुस गए, जबरन घुस गए कि हमें वहां पर कुछ ना कुछ आर्म्स जो है मिलेंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला. उसके बाद फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. उसके बाद कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो बेस्टाइल के किले की तरफ गया और वो उस किले में घुस गए. अंदर जाके उन्होंने वहां पर वो उसके अंदर घुस गए. Where they hoped to find the hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and prisoners were released, though there were only 7 of them. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है that what did Bastille stood for? So Bastille stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep the souvenir of the destruction. जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग जो है, ग्रुप जो है, वो बेस्टाइल के किले में घुस गया क्योंकि उन्हें अपने आप को बचाने के लिए वेपन्स चाहिए थे. वहां पर जो बेस्टाइल का जो प्रिजनर्स थे, 7 प्रिजनर्स, उनको भी उन्होंने रिलीज कर दिया
और जो बेस्टाइल किले का जो कमांडर था वो उनके रास्ते में आ गया, उसको भी उन्होंने मार दिया और किले को जो है उन्होंने कंप्लीटली बर्बाद कर दिया, गिरा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और बाद में उसके जो रेमिनेंट्स थे उसको बाजारों में एज अ सुवेनियर बेचा गया। लोगों ने उन्हें एज अ शो पीस, उसके टूटे हुए टुकड़ों को शो पीस की तरह अपने घर में सजा के रखा, क्योंकि वो सिंबलाइज करते थे द फॉल ऑफ द डिस्पोटिक मोनार्कियल गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। नॉट गवर्नमेंट, फॉर करेक्शन, गवर्नमेंट नहीं है, monarchical rule of France that symbolized. Is it clear? So next में the days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of the chain of events that ultimately led to execution of king in France. Though most of the people at that time did not anticipate this outcome. Clear? तो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल का जो एपिसोड है उसके बाद में आप देखोगे कि लोग यहाँ नहीं रुके। क्लियर? उसके बाद बहुत से और ऐसे इवेंट्स हुए फ्रांस में जिसमें कि रॉइट्स देखने को मिले और लोग ज्यादातर जो है ब्रेड, क्योंकि उनकी स्टेपल डाइट है, जिस तरीके से हम हमारे खाने में चपाती गेहूं खाते हैं उसी तरीके से वो लोग ब्रेड खाते हैं, तो उनकी स्टेपल डाइट है ब्रेड। और ब्रेड के प्राइसेस जो हैं दिन ब दिन फ्रांस में बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि आप देखोगे गरीब से लेकर अमीर इंसान, हर इंसान जो है स्टेपल डाइट लेता है। तो गरीबों में इस बात का बहुत रोष था कि इस बेसिक कमोडिटी के भी प्राइस जो है इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिस वजह से फ्रांस में मोनार्क के अगेंस्ट बहुत सारे रॉइट्स जो हैं स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल के बाद भी देखने को मिले। और कहीं ना कहीं जो ये रिवोल्ट्स थे, इनको फ्रांस की लिबरेशन की जो जंग थी उसकी बिगिनिंग माना जाता है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक वॉर जो शुरू होने जा रहा था फ्रांस में, उसकी एक बिगिनिंग के तौर पर इसे देखा जाता है। और ये फ्रांस के लोग यहाँ नहीं रुके, आने वाले दिनों में और बहुत सा ऐसा कुछ फ्रांस में देखने को मिला। अल्टीमेटली उसका एंड हुआ एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग। एग्जीक्यूशन मीन्स मार दिया गया, जो फ्रांस का राजा था उसको अल्टीमेटली मार दिया गया। जबकि फ्रांस के लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि अल्टीमेटली हमें आजादी राजा को मारने के बाद ही मिलेगी। नोबडी एंटिसिपेटेड टू दैट लेवल। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये सब आखिर हुआ क्यों, कि फ्रांस में आखिरकार ये रिवोल्ट अकर किया क्यों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट इन डिटेल द इवेंट ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। इज इट क्लियर? ये पूरे तरीके से आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है इस पैराग्राफ से बनते हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। अब हमने आंसर करना है हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन। वी आर गोइंग टू आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट? ये अकर क्यों किया, इस बात को जानने के लिए आप लोगों को फ्रेंच सोसाइटी का सेटअप जानना जरूरी है। सेटअप का क्या मतलब है? सेटअप का क्या मतलब है? यहाँ पे आप देखोगे इंडिया में हमने कास्ट हायरार्की देखी है, और 10th क्लास में आप जब इस पे एक चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो कास्ट हायरार्की इंडिया में प्रेवलेंट करती है, इट इज ओनली स्पेसिफिक टू इंडिया। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे और कहीं भी हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती किसी और कंट्री में। जहाँ पे रिलीजन है वहाँ पे रिलीजन बेस्ड हायरार्की है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से इंडिया में कास्ट हायरार्की देखने को मिलती है, उसी तरीके से फ्रांस में भी सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल बेसिस पे डिवाइडेड थी। सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल बेसिस पे डिवाइडेड थी। किस तरह से डिवाइडेड थी?
वो आप इस फ्लो चार्ट, ये आपकी बुक में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हो। 5 मार्क्स में ये आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सेटअप ऑफ सोसाइटी इन फ्रांस बिफोर रेवोल्यूशन। इज इट क्लियर? समझ आई आपको बात? तो सेटअप को हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट, मतलब लार्जली, मेजरली जो आपकी सोसाइटी है वो 3 भागों में बटी हुई है, जिनको हम फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट कहते हैं। फर्स्ट एस्टेट में कौन आता है? क्लर्जीज। आप देखिएगा जो हमारा इंडिया का वर्ण सिस्टम है, जो कास्ट हायरार्की है, उसमें भी आप देखिएगा सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण्स को लिया गया है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स जो है, आज नहीं मैं कह रही, पहले के टाइम में ब्राह्मण्स को जो है एक लिंक माना जाता था गॉड और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, क्योंकि ब्राह्मण्स स्क्रिप्चर्स की स्टडी करते थे, अपने रिलीजियस बुक्स की जो है उनको नॉलेज होती थी, तो उनको, और वो सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक लिंक माना जाता था भगवान और इंसान के बीच में। पूजा पाठ के थ्रू इंसानों को जो है भगवान से वो जोड़ते थे। तो सबसे ऊपर का दर्जा जो है वो ब्राह्मण्स को दिया हुआ है हमारी कास्ट हायरार्की में भी। क्लियर? उसी तरीके से आप देखिएगा जो क्लर्जीज हैं, क्लर्जीज यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? क्लर्जीज, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी प्रेवलेंट थी फ्रांस में, तो यहाँ पे क्लर्जीज कहा जा रहा है जो फादर्स होते हैं, जो हम उन्हें प्रीस्ट नहीं कहते ना, जो चर्च में काम करते हैं उन्हें फादर्स कहते हैं, जो पूजा पाठ चर्च में करवाते हैं उन्हें फादर्स कहते हैं। तो यहाँ पे फादर्स जो हैं, जो चर्च का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं फ्रांस में, उनको क्लर्जीज कहा जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे क्लर्जीज, पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन रिलीजियस एक्टिविटीज। क्लियर? और क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है तो दे वर द फादर्स, राइट? सेकेंड इज नोबिलिटी। नोबिलिटी मीन्स, जैसे इंडिया के रेफरेंस में आप देख लो, ब्राह्मण्स के नीचे आते हैं क्षत्रियाज। नोबिलिटीज का मतलब है यहाँ पे द रॉयल फैमिली, द रॉयल फैमिली एंड पीपल एसोसिएटेड विद देम। क्लियर? आप देखोगे रॉयल फैमिली जो होती है, जो राजा महाराजा है, उनके राजमहल में ही ना जाने कितने सारे लोग और अलग अलग तरीके के काम करते हैं। क्लियर? और हाई डेजिग्नेशंस पे जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे नोबिलिटी का हिस्सा माना जाता था। सेकेंड एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट क्लर्जीज, सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट दो आपको क्लियर होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लर्जीज एंड नोबिलिटीज। थर्ड एस्टेट आगे फर्दर सब डिवाइडेड है, जिसमें 3 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी, बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स और आर्टिजन्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंड लेबर्स एंड सर्वेंट्स। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स एक्सेट्रा। इस पे ध्यान देना है क्योंकि इन्होंने बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लिबरेशन लाने में, आजादी दिलाने में। ये इनको मिडिल क्लास कहा जाता है, इनको मिडिल क्लास कहा जाएगा बाद में। क्लियर? चैप्टर में जब हम आगे जाएंगे तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रेवोल्यूशन को लाने में। तो ये थर्ड एस्टेट का जो फर्स्ट कैटेगरी है, जिसमें कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, एजुकेटेड पीपल और जिनके पास थोड़ा पैसा था, ये वो कैटेगरी है। इसके नीचे आते हैं आपके पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, जो लैंड ओनर्स थे, जिनके पास काफी जमीनें थी और वो खेती बाड़ी का काम कर रहे थे, उनके पास काफी अच्छा जो है पैसा था। एंड द लास्ट वन, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। ये वो लोग हैं जो गरीब किसान है या फिर जो पीजेंट्स के खेतों में काम करने वाले लेबरर्स थे। इज इट क्लियर? समझ आई आपको बात? 3 कैटेगरीज है, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट को हम 3 फर्दर डिवाइड करते हैं, बिग मर्चेंट्स या फिर एजुकेटेड ऑफिशियल्स, लॉयर्स एंड कोर्ट ऑफिशियल्स में, सेकेंड पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, एंड लास्ट में जो स्मॉल पीजेंट्री है या फार्मर्स है या फिर लैंडलेस लेबरर्स है, उस कैटेगरी में आपकी ये थर्ड एस्टेट की थर्ड कैटेगरी आती है।
तो ये आपका जो है सोशल सेटअप है, ये आपका सोशल सेटअप है। इज इट क्लियर? इसमें अब तक कुछ गलत नहीं है, राइट? ये सोशल सेटअप है फ्रेंच सोसाइटी का। अब यहाँ पे गलत कहाँ हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, जिस वजह से रेवोल्यूशन अकर करता है? रेवोल्यूशन अकर इसलिए करता है क्योंकि आपका जो ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है ना, इसकी परसेंटेज सिर्फ 10% की पॉपुलेशन है, और जो आपकी थर्ड स्टेट के लोग हैं वो है आपके 90% लोग। 10% फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट एंड 90% बिलोंग टू द थर्ड स्टेट। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब हम इकोनॉमिकल टर्म्स में बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को कोई टैक्सेस नहीं देने हैं। अब देखो, जब गवर्नमेंट जो काम करती है या मोनार्क जो है वो कहां से पैसा लेकर आता है? उसके पास खजाना होता है, नो डाउट, उसके पास अपनी अपनी ट्रेजरी होती है, लेकिन वो ट्रेजरी कब तक चलती रहेगी अगर टैक्सेस नहीं होंगे? इज इट क्लियर? तो जो भी सोसाइटी हो, चाहे मॉडर्न सोसाइटी है चाहे एंशिएंट सोसाइटी थी, चलती टैक्सेस पर ही थी। आपने देखा ना इंडिया की रेफरेंस में भी किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो गरीब किसानों से फोर्सफुली टैक्सेस लिया करते थे। तो उसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड जो क्लासेस हैं उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। इकोनॉमिकली उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं था, टैक्स पे करना पड़ता था थर्ड स्टेट के लोगों को। क्लियर? अब आप देखो, अमीर लोग ये, गरीब लोग या फिर मिडिल क्लास लोग ये, लेकिन टैक्स पे कर रहे हैं ये वाले लोग, और इनको टैक्सेस पे नहीं करना। तो मतलब इकोनॉमिक बर्डन जो है सोसाइटी का वो थर्ड स्टेट के ऊपर था, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे। इज इट क्लियर? अब इसमें आप देखोगे जो थर्ड क्लास के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, रिच पीजेंट्स हैं, उनके पास भी फ्यूडल प्रिविलेजेस थी। फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होती है? जैसे आपने इंडिया की रेफरेंस में देखा, जमींदारी सिस्टम चलता है। जमींदारी सिस्टम में क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारी जमीनें हैं और मेरे लिए उस पर कोई और लोग काम करते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट की बात आती है तो वो प्रॉफिट सारा मैं अपने लिए रखती हूँ, और जो मेरे लिए काम कर रहे हैं उनको मैं बहुत थोड़ा थोड़ा देकर भगा देते हैं। इस तरीके की फ्यूडल प्रैक्टिसेस जो है, यहाँ पे रिच पीजेंट्स जो हैं वो फ्यूडल प्रैक्टिसेस करते थे, उनके पास प्रिविलेजेस थी, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इनटू आइदर रॉयल फैमिली और इनटू द रिच पीजेंट्री। वो लोग फायदा उठा रहे थे और टैक्सेस पे करना पड़ रहा था सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को। इज इट क्लियर? और साथ में जो फ्यूडल प्रैक्टिसेस थी, जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थी, वो भी उन लोगों को मिल रही थी जिनके पास ऑलरेडी अच्छी जमीन और जायदाद थी। क्लियर? तो इन प्रिविलेजेस की जरूरत तो पुअर को थी, लेकिन ये सारे फायदे मिल रहे थे रिच लोगों को। टैक्सेस का बर्डन जो है वो भी इन लोगों पे था, गरीब लोगों पे था, और जो सोशल बर्डन था वो भी इन लोगों पे था। इन लोगों को अमीर लोगों के फार्म्स पे काम करना पड़ता था, रोड्स कंस्ट्रक्शंस के लिए जाना पड़ता था, या फिर फोर्सफुल कॉन्स्क्रिप्शन। फोर्सफुल कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कि उन्हें जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर दिया जाता था। तो सारा का सारा जो है, चाहे सोशल है, चाहे पॉलिटिकल बर्डन है, चाहे इकोनॉमिकल बर्डन है, वो थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर ही था। और जो इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे समझी है वो ये है कि थर्ड स्टेट के लोग थे 90% और जो सप्रेस कर रहे थे वो थे सिर्फ 10%। तो अल्टीमेटली रिवोल्ट अकर इसलिए हुआ क्योंकि 90% लोगों को दबाया जा रहा था 10% लोगों द्वारा, और गलत तरीके जो हैं फॉलो किए जा रहे थे, इसलिए अल्टीमेटली ये रिवोल्ट अकर किया। क्लियर? फोर्सफुल कॉन्स्क्रिप्शन के अंडर आप देखोगे कि बहुत सारी वॉर्स जो हैं वो कई सालों से चली आ रही है, 7-7 साल लंबी वॉर्स का हिस्सा जो है बने हुए। अब देखो, आज भी देखो यूक्रेन और रशिया की वॉर कब से चली आ रही है, आई थिंक ऑलमोस्ट 3 to 4 years हो चुके हैं। इसी तरीके से बहुत सारी सिविल वॉर्स का जो है हिस्सा था फ्रांस, और फ्रांस जो है उन सिविल वॉर में अपने सोल्जर्स को जबरदस्ती भेजता था।
अब सोल्जर्स कम पड़ते थे, तो आम लोगों को जो है, थर्ड स्टेट के लोगों को जबरदस्ती फोर्सफुली रिक्रूट कर दिया जाता था आर्मी में, और उनको फ्रांस की तरफ से दूसरे देशों के लिए लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। तो इस वजह से मेनली जो मेल लोग हैं वो वॉर पे रहते थे, और घर का सारा बर्डन फीमेल्स पे आ जाता था। ऐसे में और बहुत सारे इंसिडेंट हुए जो हम पढ़ेंगे अभी सब्सिस्टेंस क्राइसिस वगैरह में आगे, जो आपको पता चलेगा कि ब्रेड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को अकर करने में मदद करते चले गए। और एक आग में जैसे चिंगारी मतलब चिंगारी में जैसे आप ऑयल डाल दो तो वो पूरी आग बन जाती है, उसी तरीके से ऑलरेडी फ्रांस के लोग जो अपने मोनार्क के अंडर परेशान थे, दुखी थे, चीजें जो है उनके अगेंस्ट जुड़ती चली गई, जिस वजह से अल्टीमेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर किया। सो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेटअप जो है ये बहुत जरूरी है आपको समझना, तभी आपको समझ आएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर क्यों किया, राइट? अभी आप देखेंगे रीजंस, जो क्लियर कट रीजन आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखते हो। व्हाट वर द रीजन फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ किंग लुइस? जो यहाँ का राजा था उसका नाम था किंग लुइस। बर्बन डायनेस्टी, मतलब इनकी रियासत का जो नाम था वो था बर्बन। बर्बन डायनेस्टी के लोग थे ये लोग, और इस यहाँ पर जो है आपका 16 किंग लुइस 16 रूल कर रहे थे। तो जब किंग लुइस 16 अपने थ्रोन पर आते हैं, जब वो राजा बने, तो क्या उनकी कंडीशंस बहुत अच्छी थी या नहीं थी? तो ये हम अब इस पैराग्राफ से जानेंगे, और इस पैराग्राफ में आपको 5 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि रिवोल्ट क्यों अकर किया। इज इट क्लियर? नंबर 1, in 1774, 1 mark question, लुइस 16 ऑफ द बर्बन डायनेस्टी, बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस है, इनको आपने साथ के साथ अंडरलाइन करना है। किंग लुइस ऑफ बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, दैट मीन्स कि उसको राजा, वो राजा बन गया 1774 में। बर्बन डायनेस्टी का राजा था, प्रिंस था किंग लुइस, जो कि राजा बनाया गया 1774 में। उसके बाद he was 20 years old and married to Austrian princess Marine Antoinette. क्लियर? फ्रांस के साथ ही ऑस्ट्रिया एक और रीजन था, कंट्री नहीं कहेंगे, आज कंट्री है, उस वक्त एक रीजन था जहां की प्रिंसेस थी मैरिने एंटोनेट। यहाँ की प्रिंसेस से इसकी शादी हुई थी, एंड at the age of 20 he became the king of Bourbon dynasty of France. Upon his accession, the new king found an empty treasury. Upon his accession का मतलब है कि जब ये राजा बना, जब ये राजगद्दी पे बैठा, जब ये सिंहासन पे बैठा, तो इसको जो ट्रेजरी मिली, जो खजाना मिला, वो ऑलमोस्ट खाली था। इज इट क्लियर? और खाली क्यों था वो भी आपको रीजंस अभी पता चलेंगे। तो on his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारी सिविल वॉर्स जो है चलती रहती थी और कई कई सालों तक चलती रहती थी, तो फ्रांस भी उन सिविल वॉर्स का हिस्सा था। तो बड़े लंबे समय से चली आ रही इन वॉर्स ने फ्रांस की फाइनेंसेस को जो है ड्रेन कर दिया था, क्योंकि आपको पता है ना कि बैटल जब होती है तो इकोनॉमी सिर्फ वॉर फ्रंट पे ही हिट नहीं होती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो क्रिपल हो जाती है, गिर जाती है। क्लियर? तो उसी तरीके से फ्रांस के ऊपर भी बर्डन था इन सिविल वॉर्स का, जिसकी वजह से फ्रांस का खजाना जो है वो काफी हद तक खाली हो चुका था। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense पैलेस ऑफ वर्साइल। उसके साथ खाली खजाना, सिविल वॉर, और साथ के साथ जो किंग लुइस था वो एक बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत खर्चीला राजा था। तो वो अपनी शानो शौकत और अपनी लेजर टाइम एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा खर्च करता था, जो कि पैलेस ऑफ वर्साइल में उनका जो राजमहल है वो वर्साइल में था। तो पैलेस ऑफ वर्साइल की मेंटेनेंस में जो है बहुत ज्यादा पैसा लग जाता था। सो
लॉन्ग 7 वॉर्स ऑफ सिविल वॉर, उसके बाद ऑलरेडी एम्प्टी ट्रेजरी उसको मिली थी, और तीसरा फैक्टर कि वो एक बहुत ज्यादा ओवर एक्स्ट्रावेगेंट राजा था। Under Louis XVI, France helped 13 American colonies to gain their independence from common enemy Britain. ब्रिटेन के खिलाफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज को जो है मदद किया फ्रांस ने ब्रिटेन से लिबरेट होने के लिए। वही वॉर्स की जो बात हम कर रहे हैं, तो कौन सी वॉर्स थी? ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकन को मदद कर रहा था फ्रांस ब्रिटेन से आजादी पाने के लिए। The war added more than a billion livres to the debt that had already risen to 2 billion livres. Livres जो है उनकी फ्रांस की करेंसी थी उस टाइम पर, और ये जो वॉर्स जो जंग जो चल रही थी उसने 1 बिलियन तो ऑलरेडी उनके ऊपर जो है मतलब फाइनेंशियल बर्डन था, उस बर्डन को और डबल करके 2 बिलियन लिवर्स जो है कर दिया था। Lenders who gave state credit now began to charge 10% rate of interest on the loans. जिनसे फ्रांस ने लोन ले रखा था वो उन लोगों ने इंटरेस्ट रेट भी जो है 10% का कर दिया था। Is it clear? So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment loan. तो फ्रांस की जो सरकार है वो मजबूर थी कि उन्हें अपनी जो भी उनका रेवेन्यू आता था, जो भी उनकी इनकम आती थी, उस इनकम का एक बड़ा हिस्सा लोन की पेमेंट्स को देने के लिए निकल जाया करता था। To meet its regular expense, such as cost of maintaining an army, court, running government offices or university, the state was forced to increase taxes. क्लियर? तो जो उनकी इनकम आ रही है उससे तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन वगैरह पे करने पड़ रहे हैं, तो बाकी के खर्चे कहाँ से निकलेंगे? तो बाकी के खर्चों के लिए फ्रेंच जो मोनार्क है उसको मजबूरी में भी, और वो वैसे भी बड़ा खुश होता था टैक्सेस लगा के, तो उसको बहुत सारे टैक्सेस जो है जनता पर लगाने पड़ते थे। क्लियर? समझ आई बात? कि अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए मोनार्क के पास जो सोर्स ऑफ इनकम था वो था टैक्सेस, तो आम जनता पे वो टैक्स लगाता था और वहां से जो उसको इनकम होती थी उससे वो अपने रेगुलर रूटीन वर्क एडमिनिस्ट्रेशन के चलाता था। टैक्सेस लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन टैक्सेस के बदले में अगर आप फैसिलिटीज दे रहे हो तो जस्टिफाइड है, लेकिन टैक्सेस जो हैं साथ के साथ में लगाने के साथ साथ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी तो होने चाहिए। आप टैक्सेस ले रहे हो सबसे गरीब लोगों से और फैसिलिटीज इन रिटर्न दे रहे हो आप सबसे अमीर लोगों को, तो वो तो जस्टिफाइड बात नहीं है। तो इन कारणों की वजह से जो है अल्टीमेटली रिवोल्ट अकर करता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस। Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only the members of the 3rd estate had to pay the taxes. कि इतने सारे पॉइंट्स जो हैं वो काफी नहीं थे, तो इसके ऊपर जो आइसिंग के केक के ऊपर एक आइसिंग होती है ना, तो उस तरीके से लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन सब के बाद जो कमी रह रही थी वो और पूरी हो गई कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एस्टेट, और सिर्फ थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को टैक्सेस पे करने पड़ते थे। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ किंग लुइस, extravagance of King Louis for Palace of Versailles, maintaining of Palace of Versailles, 7 long years of war drained the financial resources of France. Then उसके बाद क्या पॉइंट है? France was helping 13 American colonies to fight against the Britain, and then जो वॉर का एक्सपेंडिचर था वो 1 बिलियन से 2 बिलियन हो गया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे जो है वो बढ़ता जा रहा था। लार्ज अमाउंट ऑफ देयर रिसोर्सेज वाज ड्रेनिंग इन पेइंग द लोन अमाउंट, और टैक्सेस जो है इंक्रीज तरीके से किंग लुइस ने अपनी आम जनता पे, थर्ड एस्टेट के लोगों पे लेवी कर दिया था, जिसकी वजह से थर्ड एस्टेट के लोगों ने
लार्जली 90% ऑफ पॉपुलेशन ने 10% के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, social, political and economic setup of the French society, and then reasons for empty treasury of King Louis। कि empty treasury King Louis की नहीं थी, उससे पहले भी जो रूल कर रहे थे फ्रांसीसी मोनार्क्स, उनके भी खजाने खाली ही थे, क्योंकि वॉर तो काफी लंबे समय से चली आ रही थी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ओके, फर्दर अभी चल रहा है। The Society of Estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Age, the term old regime। अब इस सोसाइटी को ओल्ड रिजीम कहा जाता है, और ओल्ड रिजीम क्या होती है? is usually used to describe the society of institution of France before 1789। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर करने से पहले वाली जो सोसाइटी है उसे ओल्ड रिजीम कहा जाता है। और ओल्ड रिजीम में जो है फ्यूडल प्रैक्टिसेस देखी जा सकती थी। फ्यूडल प्रैक्टिसेस का मतलब है जमींदारी सिस्टम, जिसमें कि एक बड़ा पीजेंट है, लैंड होल्डिंग्स का ओनर जो वो है, काम किसी और से करवाता है, प्रॉफिट सारा अपने लिए रखता है, और किसानों को लोन पे पैसे दे देकर वो किसान जो है पैदा भी उधार में होता है और वो मरता भी उधार में ही है, क्योंकि वो बही खाते जो है उसमें कभी भी वो लोन जो है पूरा होता ही नहीं है जो किसानों ने लिया हुआ है। तो इस तरीके की फ्यूडल प्रैक्टिसेस जो है वो फ्रेंच सोसाइटी में देखने को मिलती थी 1789 से पहले, दैट मीन्स बिफोर द अकरेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उस टाइम पीरियड को कहा जाता है ओल्ड रिजीम। 2 मार्क्स, 1 मार्क, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज ओल्ड रिजीम? इज इट क्लियर? The system of estates in France society was organized. Peasants made about 90% of the population। जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं वो 90% थे। However, only a small number of them owned the land and they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the churches and other rich members of the third estate। Is it clear? कि 90% population थर्ड एस्टेट को बिलोंग करती थी, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उनमें से गरीब थी, और जो जमीन जायदाद थी वो 60% लोगों के पास थी, जो कि नोबल्स या फिर क्लर्जीज या फिर रिच मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट के लोग थे। The members of the first two estate, that is the clergies and the nobilities, the clergies and the nobilities enjoyed certain privileges by birth। अब राजा का बेटा राजा ही बन रहा है, क्लियर? लैंड ओनर का बच्चा वो भी लैंड ओनर बनेगा। तो क्योंकि वो ऐसे परिवार में पैदा हो रहे हैं, इसलिए उनको कुछ एक प्रिविलेजेस दो है सोसाइटी देती चली जा रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे पोजेस एनी मेरिट और नॉट। उनमें वो काबिलियत है या नहीं है, लेकिन क्योंकि वो राजा का बेटा इसलिए वो राजा ही बनेगा। इस तरीके की प्रिविलेजेस जो है सोसाइटी में प्रेवलेंट थी। The most important of these was exemption from paying taxes to the state। थर्ड एस्टेट के लोग सिर्फ टैक्सेस पे करते थे। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों के पास प्रिविलेज थी कि उन्हें टैक्स से एग्जेम्प्ट कर रखा था, उन्हें टैक्स पेइंग से एग्जेम्प्ट कर रखा था। एग्जेम्प्ट मतलब माफ कर रखा था कि आपको टैक्सेस नहीं पे करने, टैक्सेस सिर्फ थर्ड एस्टेट पे करेगी। The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues which they extracted from the peasants। अब nobles जो हैं उनके पास एक और अधिकार है कि वो feudal dues जो हैं गरीब किसान से लेते थे। feudal dues मतलब कि अगर किसी रिच फार्मर से किसी गरीब किसान ने लोन ले लिया तो वो उससे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो लोन वापस उसे करना होता था, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होता था। तो इस तरीके की फ्यूडल प्रैक्टिसेस जो है फ्रेंच सोसाइटी में देखने को मिलती थी। Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or participate in the building roads, construction works, etc। कि ना सिर्फ इकोनॉमिक बर्डन, सोशल बर्डन में आप देखोगे कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेबर की जरूरत है,
थर्ड एस्टेट के गरीब लोगों को पकड़ के ले आओ, या फिर किसी रिच लैंड ओनर के खेतों में काम करना है, थर्ड एस्टेट के किसी गरीब पीजेंट को उठा कर ले आओ। और इस तरीके की, और फिर आर्मी में जो जबरदस्ती जो आर्मी में ज्वाइन करवा दिया जाता था वो भी थर्ड एस्टेट के लोग ही थे। तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर तरह का बर्डन सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर ही था। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड, अब यहां पे आप देखोगे टैक्सेस की बात की जा रही है कि कुछ टैक्सेस थे जो नोबिलिटी कलेक्ट करती थी थर्ड एस्टेट से, और कुछ टैक्सेस थे जो चर्च कलेक्ट करता था। तो चर्च कौन से टैक्सेस लेता था? चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ फ्रॉम द पीजेंट्स। टाइथ, TITHES, टाइथ्स, इस ये एक तरह का टैक्स था। तो 1 मार्क क्वेश्चन में आता है व्हाट वाज टाइथ, व्हाट वाज टाइल। सो टेल एंड टाइथ जो है वो वहां के टैक्सेस के टर्म्स हैं, called tithes from the peasants, and finally all the members of the third estate had to pay taxes to the state. ये tithes जो है थर्ड मेंबर स्टेट को देती थी, दैट मीन्स गवर्नमेंट को देती थी। These included direct taxes called tail and number of indirect taxes. अब इसमें ये जो टैक्सेस थे इसमें एक और तरह का टैक्स है जो कि डायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपको सीधे तौर पे अपनी इनकम पे देना है, राइट, जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कमोडिटीज पे लगाए जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट, ब्रिटिशर्स ने लगाया था ना दांडी मार्च के टाइम पर, जो सॉल्ट लॉ तोड़ा था फिर महात्मा गांधी ने। अब वो टैक्स आप तभी पे करोगे अगर आपने वो चीज कंज्यूम की है। लेकिन गवर्नमेंट बड़ी स्मार्ट होती है, गवर्नमेंट उन्हीं चीजों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है जिनको पता है गवर्नमेंट को कि पॉपुलेशन लार्ज स्केल पे उसको कंज्यूम करती है। जैसे टबैको है, अब सिगरेट है, सिगरेट पे लिखा होता है ना इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन जिन्होंने पीनी है वो तो पीते हैं, वो लेते भी हैं और उस पे खरीदने पे टैक्स भी पे करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, राइट। तो church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants, and finally all the members of the third estate had to pay taxes to the state. These included taxes कौन से थे? tithes, tail जो है वो डायरेक्ट टैक्स था, और बहुत सारे नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो चीजों पे लगे थे, जैसे ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टबैको। अब सॉल्ट तो बेसिक आइटम है, वो तो उसके बिना तो आपका खाना ही नहीं बन सकता। और जो लोग सोसाइटी में टबैको खाते हैं, च्यू करते हैं, उनको वो भी उसकी इतने हैबिचुअल है कि वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो जब वो खरीदेंगे तो उस पे उनको टैक्स जो है पे करना पड़ता था, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। The burden of the financing activities of the state through taxes was borne by the third estate. और इन सारे टैक्सेस की जो यहाँ जिक्र किया गया है उन सबका बर्डन जो है वो थर्ड एस्टेट के लोगों पर ही होता था। इस वजह से जो है, इन सभी कारणों से जो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर करता है, क्योंकि 90% ऑफ लोग कितनी देर तक जो है वो दबना पसंद करेंगे और उन्हें अनजस्टिफाइड तरीके से दबाया जा रहा है, इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन अल्टीमेटली अकर किया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स का जिक्र किया है, जैसे लिवर जो है यूनिट ऑफ करेंसी जो उस वक्त फ्रांस में चलती थी, जो कि 1794 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। ये सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। देन क्लर्जी कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, जो चर्च के कामकाज से जुड़े हुए हैं उन्हें क्लर्जीज कहा जाता है। टाइथ, अ टैक्स लेविड बाय टाइथ, ये जो यहाँ पे जिक्र किया है इस टैक्स की बात की जा रही है। टाइथ क्या है? अ टैक्स लेविड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब ये चर्च के लोग जो क्लर्जीज है वो एक्सट्रैक्ट करते थे थर्ड एस्टेट के लोगों से, और ये 10% हुआ करता था वो एग्रीकल्चरल यील्ड, मतलब जितनी आपकी खेत में फसल उगी है उसका 10% जो है वो चर्च के लोगों को, पुअर फार्मर्स को देना पड़ता था। एंड आपका जो टेल है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, टेल जो है वो डायरेक्टली आप स्टेट को फाइनेंशियल
फॉर्म में पे करते हो, जो करेंसी फॉर्म में आप डायरेक्टली स्टेट को पे कर रहे हो। और उसके अलावा एक इनडायरेक्ट टैक्स था जो कि आप इन चीजों की कंजम्पशन पे आपको पे करना पड़ता था। अगर आप खरीदोगे तो आप पे करोगे, लेकिन चीजें ऐसी है जो आपको खरीदनी ही पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो ये टैक्सेस का जो बर्डन था वो सारा का सारा थर्ड एस्टेट के ऊपर था। इन सारे कारणों की वजह से आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो अकर करता है। इज इट क्लियर? पिक्टोरल फॉर्म में आप देखिएगा कि यहाँ पे आप देखिए ये एक फ्लाई बनी हुई है और ये एक स्पाइडर बना हुआ है। इज इट क्लियर? और ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये नोबल या क्लर्जी यहाँ पे बैठे हैं एंड दीज पुअर पीजेंट्स जो हैं किसी ना किसी फॉर्म में अपने टैक्स को जो है पे करके जा रहे हैं। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फ्रूट्स है, यहाँ पे फाइनेंसेस मॉनेटरी फॉर्म में टैक्सेस पे किए जा रहे हैं। इज इट क्लियर? और अगर आप इस पिक्चर को नरेट करेंगे तो स्पाइडर और फ्लाई, आपने देखा ना स्पाइडर किस तरीके से एक वेब क्रिएट करता है, जाला बुनता है और उसके अंदर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो फंसते चले जाते हैं। तो स्पाइडर जो है वो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के लोगों को दिखाया गया है और उसमें जो फंसी हुई मक्खी है वो थर्ड एस्टेट के लोग हैं कि नोबिलिटी और क्लर्जीज के बुने हुए जाल में किस तरीके से थर्ड एस्टेट के लोग जो है बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आपने देखा है वेब से कभी भी जो कीड़ा, छोटा जो कीड़ा होता है, मक्खी मच्छर जो भी होता है, अगर वो वेब में फंस जाता है ना तो वो बाहर नहीं निकल पाता, उससे वो मर के ही बाहर निकलता है। बाहर तो निकलता ही नहीं है अल्टीमेटली। जब वो वेब में फंस जाता है तो वो इतनी बुरी तरह से फंसता है कि वो स्ट्रगल करते करते वहीं मर जाता है और जब वो मर जाता है तो मकड़ी उसको खा जाती है। तो उसी तरीके से वेब यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी है, स्पाइडर जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के लोग हैं और जो उस वेब में फंसी हुई फ्लाई है वो थर्ड एस्टेट के लोगों को दिखाया गया है। तो आई होप आपको ये 2-3 टॉपिक्स जो है क्लियर हो गए हैं। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल जहां से चैप्टर शुरू किया गया है फ्लैशबैक से, उसके बाद आपको कारण बताया कि वो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल क्यों हुआ, क्योंकि 90% ऑफ लोगों को 10% लोग जो हैं सप्रेस कर रहे हैं और किन कारणों से और किस तरीके से सप्रेस कर रहे हैं वो थे जो रीजंस हमने पढ़े, एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ किंग लुइस से लेकर इंसिडेंट्स ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द थर्ड एस्टेट के लोग। इज इट क्लियर?